नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी की आकांक्षाओं को पूरा करती है और भारत को भविष्य की ओर ले जाती है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 5वें संस्करण में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से रूस और यूक्रेन संघर्ष में शीघ्र हिंसा समाप्त करने का आह्वान किया। भारत शांति प्रयासों में हर तरह का सहयोग देने के लिए तैयार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तुर्कमेनिस्तान और नीदरलैंड के दौरे पर अशगाबाद पहुंचे। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। उत्तर प्रदेश सरकार अगले 100 दिन में 10,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती करेगी। इस वर्ष मार्च में सकल जीएसटी संग्रह उच्चतम स्तर 1,42,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई में पंजाब किंग्स के साथ मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है। समाचार संध्या में विशाल शर्मा के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी की आकांक्षाओं को पूरा करती है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि शिक्षा नीति बनाने से पहले देश भर में विभिन्न वर्ग के लोगों से व्यापक स्तर पर विचार विमर्श किया गया है। क्या हम 20वीं सदी की नीतियों को लेकर के 21वीं सदी का निर्माण कर सकते हैं क्या? मैं आप लोगों से पूछता हूं। 20वीं सदी की सोच, 20वीं सदी की व्यवस्था, 20वीं सदी की नीति, इससे 21वीं सदी में आगे बढ़ सकते हैं क्या? नहीं बढ़ सकते ना। तो हमें 21वीं सदी के अनुकूल अपनी सारी व्यवस्थाओं को, सारी नीतियों को ढालना चाहिए कि नहीं ढालना चाहिए। अगर हम अपने आप को इवॉल्व नहीं करेंगे तो हम ठहर जाएंगे, और ठहर जाएंगे ऐसा नहीं, हम पिछड़ जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों को सलाह दी कि वे परीक्षा के तनाव में बिल्कुल न आएं और मानकर चलें कि उन्होंने पहले भी ऐसी स्थिति का सामना किया है। इतनी बार हम एग्जाम दे चुके हैं, एग्जाम देते 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 एक प्रकार से हम एग्जाम प्रूफ हो गए हैं, और जब ये विश्वास पैदा हो जाता है तो ये नहीं, आने वाली किसी भी एग्जाम के लिए ये अनुभव अपने आप में आपकी ताकत बन जाते हैं। इसे आपके इन अनुभव को, जिस प्रक्रिया से आप गुजरे हैं, उसको आप कतई छोटा मत मानिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि माता पिता और शिक्षकों के अधूरे सपनों को बच्चों पर थोपा नहीं जा सकता। श्री मोदी ने कहा कि एक दिव्यांग व्यक्ति कई क्षमताओं से वंचित रहता है, फिर भी वह उन कमजोरियों को ताकत में बदल देता है। उन्होंने कहा कि छात्रों को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन सी कमजोरियां उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। श्री मोदी ने खेलकूद के महत्व को रेखांकित किया। पहले हमारे यहाँ खेलकूद एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी माना जाता है। आपको जो 5वीं, 6वीं, 7वीं में पढ़े होंगे उनको पता होगा। अब इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में वो शिक्षा का हिस्सा बना दिया गया है। यानी खेलकूद, खेलना खिलने के लिए बहुत अनिवार्य होता है। बिना खेले कोई खिल नहीं सकता। अगर आप खिलना चाहते हैं, खुलना चाहते हैं, तो खेल जीवन में बहुत जरूरी है। हमारे संवाददाता ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में भाग लेने वाले कुछ छात्रों और शिक्षकों से बात की। My name is राहुल कुमार। आई एम स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज सेक्टर 12 गौतम बुद्ध नगर। आज प्रधानमंत्री के इस भाषण से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें घबराना नहीं चाहिए, अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए, और न हमें केवल परीक्षा के उद्देश्य से बल्कि जीवन में सफलता के उद्देश्य से पढ़ाई करनी चाहिए। मेरा नाम तनिष्क कुमार सिंह है। मैं सेवरोक फेरी मॉडल स्कूल कैंटोनमेंट बोर्ड से हूँ, और मेरे को आज सर की वो मोटिवेशनल चीज अच्छी लगी, और जब उन्होंने वो 2 सिक्के वाली एग्जाम्पल दिया तो मेरे को उसको बहुत अच्छा लगा कि हमें एग्जाम के टाइम पे और अपने पेपर देने टाइम पे जो कंसंट्रेशन बनाना चाहिए वो बिल्कुल साफ पानी की तरह रहना चाहिए, ना कि वो हिलते हिलते पानी की तरह। नमस्कार, मेरा नाम नीरजा है।
मैं नई दिल्ली के गवर्नमेंट बॉयज नंबर 4 सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरोजनी नगर में पीजीटी इंग्लिश के पद पर कार्यरत। आज मैंने परीक्षा में चर्चा 2022 में पार्टिसिपेट किया और वहां जाकर मैंने काफी एक्सपीरियंसेस भी लिए। काफी प्रधानमंत्री जी के अनुभवों को जानकर परीक्षा में चर्चा के द्वारा काफी हमें ज्ञान अर्जन हुआ। ये जो प्रोग्राम है ये अध्यापकों के लिए और बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी आज मुंबई में राजभवन में छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के प्रत्यक्षदर्शी बने। तकरीबन 70 छात्रों और उनके अध्यापकों ने परीक्षाओं की दिशा निर्देशों पर हुए विचार विमर्श को सुना। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में इस कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के 500 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। भारत में पढ़ने वाले विदेशी विद्यार्थियों ने भी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में वर्चुअली बड़ी संख्या में भाग लिया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। श्री लावरोफ ने प्रधानमंत्री को यूक्रेन की स्थिति और शांति वार्ता के प्रयासों के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने शीघ्र ही हिंसा समाप्त करने का आह्वान किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच शांति प्रयासों में भारत के हर तरह के सहयोग का आश्वासन दिया। श्री लावरोफ ने पिछले वर्ष दिसंबर में भारत रूस द्विपक्षीय सम्मेलन में लिए गए निर्णयों की प्रगति के बारे में श्री मोदी को अवगत कराया। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने श्री सर्गेई लावरोफ के साथ बातचीत की। श्री लावरोफ कल शाम 2 दिन की भारत यात्रा पर यहां पहुंचे थे। दोनों मंत्रियों ने हाल ही के घटनाक्रमों के व्यापार और आर्थिक संबंधों पर पड़े प्रभाव का आकलन किया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि एक विकासशील अर्थव्यवस्था के तौर पर भारत के लिए वैश्विक उथल-पुथल विशेष चिंता का विषय है। Excellency, our meeting today takes place in a difficult international environment, quite apart from the pandemic. India, as you are aware, has always been in favor of resolving differences and disputes through dialogue and diplomacy. In our meeting today, we will have an opportunity to discuss contemporary issues and concerns in some detail. I look forward to our discussions. श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के लिए ये महत्वपूर्ण है कि उनके आर्थिक, प्रौद्योगिकी और आम जनता के आपसी संपर्क स्थिर बने रहें। दोनों मंत्रियों ने यूक्रेन के संदर्भ में घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। श्री लावरोफ ने भारतीय पक्ष को इस संबंध में चल रही बातचीत समेत रूस के दृष्टिकोण से अवगत कराया। डॉक्टर जयशंकर ने हिंसा रोकने और युद्ध बंद करने की आवश्यकता पर जोर दिया। दोनों मंत्रियों ने अफगानिस्तान की स्थिति पर भी विचार विमर्श किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 देशों तुर्कमेनिस्तान और नीदरलैंड की यात्रा पर अशखाबाद पहुंच गए हैं। श्री कोविंद का स्वागत तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति बर्दी मुहामिदोव ने किया। श्री कोविंद का हवाई अड्डे पर परंपरागत तरीके से स्वागत किया गया और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के आमंत्रण पर नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा 3 दिन की यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि पिछले वर्ष जुलाई में पदभार संभालने के बाद श्री देउबा की पहली विदेश यात्रा है। श्री देउबा कल उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मिलेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल भी नेपाल के प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। श्री देउबा इसके बाद उत्तर प्रदेश में वाराणसी भी जाएंगे। बिहार के जयनगर और नेपाल में कुर्था के बीच रेल सेवा कल से शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा संयुक्त रूप से कल नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस से वर्चुअली इस यात्री सेवा का उद्घाटन करेंगे। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सीपीआरओ वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इस रेल सेवा के शुरू होने से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और प्रगाढ़ होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने आज कर्नाटक के तुमकुरू के सिद्धगंगा मठ में शिव कुमार स्वामी की 115वीं जयंती कार्यक्रम में भाग लिया। श्री शाह ने कहा कि डॉक्टर शिव कुमार स्वामी कर्मयोगी और संत थे, जिन्होंने 12वीं सदी के समाज सुधारक बसवेश्वर की शिक्षाओं का अनुसरण किया।
श्री शाह ने कहा कि मठ आज भी डॉक्टर शिव कुमार स्वामी द्वारा बताए गए मार्ग के अनुरूप कार्य कर रहा है। मठ में 10,000 से अधिक गरीब बच्चों को आश्रय, भोजन और मुफ्त शिक्षा दी जाती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 2 वर्षों से गरीबों को 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न की व्यवस्था की है और पिछले 7 वर्षों में 3 करोड़ गरीब व्यक्तियों को घर उपलब्ध कराया है। उत्तर प्रदेश सरकार अगले 100 दिन में 10,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को भर्ती की तैयारी करने का निर्देश दिया। अपराध की रोकथाम में प्रौद्योगिकी के उपयोग का आह्वान करते हुए मुख्यमंत्री ने अपराध नियंत्रण के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करने का सुझाव दिया। राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने माफिया और आपराधिक तत्वों के खिलाफ त्वरित और प्रभावी कार्रवाई का निर्देश दिया। राज्य सरकार नवरात्र के पहले दिन कल से महिला सुरक्षा का एक विशेष अभियान शुरू कर रही है। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक विद्यालय और महाविद्यालय में छेड़छाड़ रोकने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भीड़भाड़ वाले स्थानों और बाजारों में पैदल गश्त बढ़ाए जाने पर बल दिया। मिशन शक्ति का चौथा चरण 10 अप्रैल से आरंभ होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? ऑल इंडिया रेडियो के नए प्रोग्राम अभ्यास में हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों का देंगे जवाब। शनिवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। इस बार का विषय है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। आप इससे जुड़े सवाल व्हाट्सएप करें 9289094044 पर या सवाल ईमेल भी कर सकते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर। भारतीय संविधान और राजनीति विषय पर आपके प्रश्न हमें 5 अप्रैल तक मिल जाने चाहिए। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी की आकांक्षाओं को पूरा करती है और भारत को भविष्य की ओर ले जाती है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 5वें संस्करण में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ से रूस और यूक्रेन संघर्ष में शीघ्र हिंसा समाप्त करने का आह्वान किया। भारत शांति प्रयासों में हर तरह का सहयोग देने के लिए तैयार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तुर्कमेनिस्तान और नीदरलैंड के दौरे पर अशकाबाद पहुंचे। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। उत्तर प्रदेश सरकार अगले 100 दिनों में 10,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती करेगी। इस साल मार्च में सकल जीएसटी संग्रह उच्चतम स्तर 1,42,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई में पंजाब किंग्स के साथ मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है। और अब प्रस्तुत है संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। पहले लोकसभा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के वैभव माहेश्वरी। लोकसभा ने आज संविधान अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 पारित किया। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि विभिन्न राज्यों में कुछ समुदायों को अनुसूचित जनजातियों में शामिल करने के उनके प्रस्तावों पर विचार करते हुए केंद्र सरकार जनजातीय समुदाय के विकास के समाधान तलाश रही है। उत्तर प्रदेश में गौंड समुदाय से संबंधित इस विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए अर्जुन मुंडा ने कहा कि आज सदन में उत्तर प्रदेश से संबंधित विधेयक पारित किया जा रहा है। इससे पहले सरकार ने कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के इस तरह के प्रस्तावों पर विचार किया था और हम भविष्य में झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा के ऐसे प्रस्तावों की समीक्षा करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार देश में जनजातीय समुदाय और उनके क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और ये विधेयक उसी कड़ी में समाधान का रास्ता है। अर्जुन मुंडा के जवाब के बाद सदन ने विपक्षी सदस्य एनके प्रेमचंद्रन के कुछ संशोधनों को अस्वीकृत करते हुए विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
अलग अलग राज्यों के इस तरह के प्रस्ताव सदन में एक साथ नहीं लाने के कुछ विपक्षी सदस्यों के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अनुसूचित जनजातियों के संबंध में सभी राज्यों की अलग अलग सूची होती है और सब अपने अपने हिसाब से अनुसंधान करके तय करते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सिफारिश करते हैं जिस पर केंद्र पूरे देश में सलाह मशविरा के बाद निर्धारित मानकों के आधार पर समीक्षा करता है और फिर विषय को सदन में चर्चा के लिए लाया जाता है। सदन में इस विधेयक को लाने का संबंध उत्तर प्रदेश चुनाव से होने के विपक्षी सदस्यों के आरोपों को खारिज करते हुए अर्जुन मुंडा ने कहा कि इस राज्य में विधानसभा चुनाव तो हो चुके हैं और ये विधेयक चुनाव से जुड़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में संघीय ढांचे के तहत चुनाव तो सतत प्रक्रिया है और देश में किसी न किसी राज्य में चुनाव चलते रहते हैं। श्री मुंडा ने कहा कि इसी तरह की परिस्थिति के मद्देनजर सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की सोच को आगे रखा जिस पर आगे सभी से विचार करके काम किया जाएगा। श्री मुंडा ने कुछ आंकड़े रखते हुए कहा कि 2013-14 में मोदी सरकार आने से पहले देश में स्वीकृत एकलव्य स्कूलों की संख्या 168 थी जो आज 700 से ज्यादा है। इस तरह 2013-14 में इस तरह के 119 विद्यालय संचालित थे जबकि आज ऐसे 367 विद्यालय संचालित हैं। कांग्रेस सांसद दीपक बैज ने कहा कि देश में आज कई जातियां आदिवासियों के आरक्षण के लिए बाट जोड़ रही हैं। भाजपा के जगदम्बिका पाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में कुछ जातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की मांग वर्षों से लंबित थी और हमारी सरकार इसे पूरा कर रही है। सदन में आज बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुरूप भीड़ द्वारा पीट कर हत्या, मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कानून बनाए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि देश में एमएसएमई क्षेत्र की हालत बहुत खराब होती जा रही है, सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। भाजपा के भगीरथ चौधरी और कई अन्य सदस्यों ने भी शून्यकाल के दौरान लोक महत्व के अलग अलग विषय उठाए। सदन में आज गैर सरकारी कामकाज भी हुआ। इसी के तहत भाजपा के सांसद वरुण गांधी ने किसानों को कृषि उत्पाद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का अधिकार देने के प्रावधान वाला गैर सरकारी विधेयक सदन में पेश किया। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी ने सदन में किसानों को कृषि उत्पाद के लिए गारंटीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्राप्ति का अधिकार विधेयक 2022 पेश किया। वरुण गांधी के अलावा कांग्रेस के शशि थरूर, मनीष तिवारी, भाजपा की राजेंद्र अग्रवाल और कई अन्य सांसदों ने 60 से अधिक गैर सरकारी विधेयक पेश किए। थरूर ने यूएपीए को निरस्त करने वाले प्रावधान वाला विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण निरसन विधेयक 2022 पेश किया। मनीष तिवारी ने हिंदू विवाह कानून में संशोधन के प्रावधान वाला गैर सरकारी विधेयक पेश किया। तेलुगु देशम पार्टी के राम मोहन नायडू ने स्कूलों में यौन शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला प्रावधान गैर सरकारी विधेयक पेश किया। भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल द्वारा लाए गए गैर सरकारी विधेयक अनिवार्य मतदान विधेयक 2019 पर चर्चा को आगे बढ़ाया गया है जिसमें देश में मतदान को अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया गया है। भाजपा के रमेश विधुड़ी ने कहा कि ये सरकार आने के बाद पहले दिन से ही एक देश एक चुनाव के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि अगर मतदान अनिवार्य होगा तो दुनिया के अंदर भारत की स्थिति और सुधरेगी। उन्होंने कहा कि दुनिया में केवल 33 देशों में अनिवार्य मतदान है। उन्होंने कहा कि देश में कुछ जगह हैं जहां कई लोग गुंडा तत्वों के डर से मतदान नहीं करने जाते। विधुड़ी ने कहा कि मतदान अनिवार्य किया जाए और आधार के साथ उसे जोड़ दिया जाए। कांग्रेस के अब्दुल खालिक ने व्यक्तिगत स्तर पर विधेयक का विरोध किया और कहा कि लोकतंत्र में चुनने या नहीं चुनने का अधिकार है। चर्चा अधूरी रही। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं यूनिवार्ता के संजीव राठी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज राज्यसभा में कहा कि सरकार वादे के अनुसार फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में समिति का गठन करने के लिए प्रतिबद्ध है। सदन में उन्होंने कहा कि इस समिति के गठन की प्रक्रिया चल रही है और इसके लिए पक्षधारकों से नाम मांगे गए हैं तथा नाम मिलने के बाद इस समिति का गठन कर दिया जाएगा। समिति में केंद्र, राज्यों और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना है।
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार ने सभी राज्य सरकारों से किसानों से सीधे खरीद करने का निर्देश दिया है। उन्होंने सदन में सवालों का जवाब देते हुए कहा कि खरीद प्रक्रिया से बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने के लिए किसानों से सीधे खरीद की व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों को खरीद के लिए 90% राशि का भुगतान पहले ही कर देती है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार को इस बारे में कोई शिकायत मिलती है तो इसकी जांच कराई जाएगी। श्री गोयल ने कहा कि वर्ष 2016-17 के दौरान 85,000 करोड़ रुपए की फसलों की खरीद की गई थी, जो 2020-21 में 1,70,000 करोड़ रुपए पहुंच गई। इस तरह से पिछले 4 साल में किसानों से फसलों की खरीद की राशि लगभग 2 गुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि विश्व व्यापार संगठन से हुए समझौते के कारण खाद्य सुरक्षा के लिए खरीदे गए अनाज में से निर्यात नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जिन राज्य सरकारों के पास जरूरत से अधिक अनाज है, उन्हें और निजी क्षेत्र को इसके निर्यात का उपाय करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ राज्य केंद्रीय पूल में अधिक चावल देना चाहते हैं, लेकिन जिस चावल की खपत राज्यों में नहीं है, उसका सरकार क्या करेगी। 4-5 राज्यों के पास जरूरत से ज्यादा परमल चावल है, जिसकी खपत राज्यों में ही की जानी चाहिए। एक अन्य सवाल के जवाब में श्री गोयल ने कहा कि सरकार की नीतियों के कारण देश का निर्यात तो बढ़ा ही है, साथ ही देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने कहा कि भारत आज निवेश के लिए बहुत आकर्षक देश बन गया है। इससे पहले झारखंड से भाजपा के सदस्य दीपक प्रकाश ने शून्यकाल के दौरान योग शिक्षकों को कौशल भारत मिशन में शामिल किए जाने की मांग की, जिससे उनके लिए रोजगार के अवसर तो बढ़ेंगे ही, साथ ही योग का प्रचार प्रसार भी होगा। केरल से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन ब्रिटास और शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने जरूरी दवाइयों की कीमतों में बढ़ोतरी का मामला उठाते हुए इसे वापस लिए जाने की मांग की। पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस की शांता छेत्री ने मेघालय में हिंदुओं की आबादी कम होने का उल्लेख करते हुए वहां हिंदू समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने की मांग की। हरियाणा से भाजपा के डीपी वत्स ने कहा कि स्कूली बच्चों को मौलिक अधिकारों के साथ साथ राष्ट्रीय कर्तव्यों का भी बोध कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्र सर्वप्रथम के मंत्र को ध्यान में रखते हुए स्कूली बच्चों को राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, देश की एकता और अखंडता के साथ सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने का भी बोध कराए जाने की आवश्यकता है। राजस्थान से कांग्रेस के सदस्य नीरज डांगी ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के लेखा परीक्षण को बैंकों की मजबूत स्थिति के लिए जरूरी बताते हुए कहा कि जनहित और राष्ट्रहित में सभी बैंकों का लेखा परीक्षण जरूरी है। राजधानी दिल्ली के 3 निगमों के एकीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 राज्यसभा में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने सदन में अगले सप्ताह के विधायी कामकाज का ब्यौरा देते हुए कहा कि उच्च सदन इस विधेयक पर अगले सप्ताह चर्चा करेगा। लोकसभा में ये विधेयक पिछले बुधवार को पारित कर दिया गया था। सरकार ने आज राज्यसभा में कहा कि वो लोगों, विशेष रूप से महिलाओं को शिक्षित, सशक्त तथा जागरूक बनाकर देश में परिवार नियोजन तथा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के आधार पर जनसंख्या नियंत्रण के उपाय कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भाजपा के राकेश सिन्हा के निजी विधेयक जनसंख्या विनियमन विधेयक 2019 पर सदन में हुई चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि सरकार को इसमें अच्छी सफलता मिल रही है और इन नीतियों तथा उपायों के परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर 2 पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन के उपायों में किसी के साथ किसी भी तरह की जबरदस्ती नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि इसमें मदद के लिए सरकार ने वर्ष 2017 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की भी शुरुआत की गई। सरकार ने सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए आयुष्मान भारत योजना भी शुरू की है। इन सभी के आशातीत परिणाम मिले हैं। अभी आप संसद में हुई आज की कार्रवाई की समीक्षा सुन रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। यदि आप खाद्य व्यवसायी हैं तो आपके पास FSSAI का लाइसेंस होना चाहिए या आप इसके साथ पंजीकृत होने चाहिए। लाइसेंस और पंजीकरण के लिए FOSCOS पोर्टल विजिट करें या FSSAI हेल्पलाइन नंबर
1-800-112100 पर कॉल करें। ये आकाशवाणी है। देश में इस वर्ष मार्च महीने में वस्तु और सेवा कर संग्रह बढ़कर अब तक के उच्चतम स्तर 1,42,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष मार्च में सकल जीएसटी संग्रह बढ़कर अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया। इससे पहले सर्वाधिक संग्रह इस वर्ष जनवरी में हुआ था, जब कुल राशि बढ़कर 1,40,986 करोड़ रुपए पहुंच गई थी। पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में मार्च 2022 में 15% अधिक जीएसटी राजस्व का संग्रह हुआ। और आर्थिक जगत की अन्य खबरों के साथ है मनोज पाठक। घरेलू शेयर बाजार में आज लिवाली तेज रही और प्रमुख सूचकांक 1% से अधिक बढ़त के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 59,277 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 17,670 दर्ज हुआ। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल महीने में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य 51,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अंतर्दिवसीय कारोबार में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत घटकर $104 प्रति बैरल से नीचे आ गई। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज बेंगलुरु में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों का प्रतीक चिन्ह और शुभंकर जारी किया। श्री ठाकुर ने विश्वविद्यालयों से देश के लिए ओलंपिक पदक जीतने के लिए योगदान करने का आह्वान किया। I would also like to extend my heartiest wishes to the government of Karnataka and people of Karnataka, the state that is hosting the second edition of Khelo India University Games. I also extend a warm welcome to everyone present here today for the official launch of the mascot, jersey, logo and anthem of India's largest national level university games, Khelo India University Games. खेल मंत्री ने कहा कि विशिष्ट एथलीटों के लिए विशेषज्ञ प्रशिक्षण की व्यवस्था के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना और मिशन ओलंपिक समिति की स्थापना का उद्देश्य हमारे एथलीटों को आगामी एशियाई, राष्ट्रमंडल और ओलंपिक खेलों में पदक जीतने का है। आईपीएल में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना पंजाब किंग्स से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब ने 10 ओवर में 5 विकेट पर 85 रन बना लिए हैं। इससे पहले कोलकाता ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। कोलकाता ने अब तक 2 मैच खेले हैं, जिसमें उसे 1 में जीत और 1 में हार का सामना करना पड़ा। वहीं पंजाब ने 1 मैच खेला है और उसमें जीत हासिल की है। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने सरकार की विकासात्मक पहलों के संदेश अधिकतम लोगों तक पहुंचाने पर बल दिया है। श्री चंद्रा ने आज ओडिशा के भुवनेश्वर में मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाइयों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने आकाशवाणी, दूरदर्शन और क्षेत्रीय मीडिया कार्यालयों से जनता के लिए स्थानीय और नवीन सामग्री बनाने और वितरित करने का आह्वान किया। श्री चंद्रा ने अधिकारियों को डिजिटल प्रौद्योगिकी का लाभ मौजूदा जनशक्ति को पहुंचाने का परामर्श दिया। आकाशवाणी और दूरदर्शन के राजस्व सृजन पर उन्होंने एक प्रभावी विपणन तंत्र की आवश्यकता को भी रेखांकित किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी की आकांक्षाओं को पूरा करती है और भारत को भविष्य की ओर ले जाती है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 5वें संस्करण में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से रूस और यूक्रेन संघर्ष में शीघ्र हिंसा समाप्त करने का आह्वान किया। भारत शांति प्रयासों में हर तरह का सहयोग देने के लिए तैयार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तुर्कमेनिस्तान और नीदरलैंड की यात्रा पर अशखाबाद पहुंचे। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। उत्तर प्रदेश सरकार अगले 100 दिन में 10,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती करेगी। इस वर्ष मार्च में सकल जीएसटी संग्रह उच्चतम स्तर 1,42,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई में पंजाब किंग्स के साथ मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।